ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम बेटा? काइनेमैटिक्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स चैप्टर, काइनेमैटिक्स क्या होता है इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा मैकेनिक्स। बेसिकली काइनेमैटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, मैकेनिक्स का एक चैप्टर है काइनेमैटिक्स, ठीक है ना। मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of motion of object, ठीक है। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है एक स्टैटिक्स, एक आता है डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है बेटा? स्टैटिक वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान के पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है ना। स्टैटिक वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को किसे मानेंगे बेटा? रेस्ट पे मानेंगे। और डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट को किसे मानेंगे? मोशन में मानेंगे। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इस ब्रांच में ऑब्जेक्ट को किसे मानेंगे? मोशन में मानेंगे, ठीक है बेटा। अब आती है बात काइनेमैटिक्स की। किसकी बात आती है? काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी ऑफ मोशन, study of motion without considering the cause of motion, without considering the cause of motion, ठीक है बेटा। ऐसी डायनामिक्स एक प्रॉपर, डायनामिक्स प्रॉपर, इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन को विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आती है वो आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे होना या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेंगी ये चीज़ें? चलो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेफरेंस फ्रेम। क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में सबसे पहली चीज़ होती है रेफरेंस बॉडी। क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस फ्रेम। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला रेफरेंस बॉडी। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम रेफरेंस बॉडी। ये कौन सी बॉडी है? ये वो बॉडी है बेटा जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी बॉडी के मोशन को पढ़ रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी को पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इट इज द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विच, इट इज अ बॉडी with respect to which another body motion is being considered, another body motion is being studied, ठीक है बेटा। कि जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में आप किसी अलग बॉडी के मोशन को पढ़ रहे हो उसको क्या बोलेंगे? हम रेफरेंस बॉडी बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जब हम रेफरेंस बॉडी को जोड़ देंगे, रेफरेंस बॉडी को जो हम जोड़ देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, किसके साथ? कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, तो वो क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम। वो फ्रेम क्या बन जाता है बेटा? रेफरेंस फ्रेम। चलो अब इसको एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं, ठीक है बेटा। मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है,
जो कहाँ खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और एक ये ट्रेन है। क्या है ये? ट्रेन मूव कर रही है किसी रफ्तार से, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म से निकलती है, प्लेटफॉर्म से निकलती है। यहाँ एक आदमी बैठा है और यहाँ भी एक आदमी बैठा है, 2 आदमी बैठे हैं, और यहाँ भी एक आदमी बैठा है। ठीक है बेटा। अब इस मैन को ये मान लो 1, ये मान लो 2 और ये मान लो 3, ये मैन 3, ये मैन 2, ये मैन 1। मैन 1 को क्या ऑब्जर्व हो रहा है? मैन 1 ऑब्जर्व्स दैट मैन 2 इज एट रेस्ट। मैन 1 को लग रहा है कि मैन 2 किस पे है? रेस्ट पे, होगी, सामने बैठा हुआ है ट्रेन के डब्बे के अंदर, दोनों आमने सामने बैठे हैं बेटा। तो एक आदमी को दूसरा क्या लग रहा है? रेस्ट पे लग रहा है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके हिसाब से देखा जाए तो मैन 3 ऑब्जर्व्स दैट मैन 2 इज इन मोशन। उसको लग रहा है कि मैन 2 किस में है? मोशन में है बेटा। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती है, whenever the position of object is change with respect to time, जब भी किसी मैन की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ साथ, तो वो ऑब्जेक्ट किस पे माना जाएगा? रेस्ट में माना जाएगा। वो ऑब्जेक्ट किस में माना जाएगा? रेस्ट में। अब एक बात बताओ, मान लो इन दोनों की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी थी, जो ये मैन 1 और मैन 2 के बीच की दूरी थी, मान लो वो थी 2 मीटर। कितनी थी? 2 मीटर। तो मैन 1 को तो मैन 2 हमेशा 2 मीटर पे ही नजर आ रहा है। मैन 1 के अकॉर्डिंग मैन 2 कितनी दूरी पे है? हमेशा 2 मीटर की दूरी पे। इसीलिए मैन 1 के रिस्पेक्ट में मैन 2 किस पे है? रेस्ट पे। लेकिन मैन 3 जब मैं देखता हूँ, तो मैन 3 देखता है मैन 2 को यहाँ पे, थोड़ी देर में मैन 2 यहाँ आया, थोड़ी देर में मैन 2 यहाँ आया, थोड़ी देर में मैन 2 यहाँ आया। तो देखो मैन 2 की पोजीशन मैन 3 के अकॉर्डिंग पहले यहाँ थी, फिर थोड़ी देर बदल के यहाँ हुई, फिर थोड़ी देर बदल के यहाँ हुई, फिर थोड़ी देर बदल के यहाँ हुई। तो मैन 3 के रिस्पेक्ट में मैन 2 की पोजीशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इसलिए मैन 3 के रिस्पेक्ट में मैन 2 किस में है? मोशन में है। ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर इसके साथ मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूँ, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैन खड़ा है, यहाँ मैं बना दूँ ये x, ये y और सामने z, तो ये रेफरेंस फ्रेम हो गया। ये क्या हो गया? रेफरेंस फ्रेम हो गया। जिस फ्रेम में मैन 3 खड़ा है, जिस फ्रेम में कौन खड़ा है? मैन 3 खड़ा है। अगर मैन 1 के रेफरेंस फ्रेम बनाना है, तो यहाँ पे बना दो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये क्या हो गया? रेफरेंस फ्रेम हो गया किसका? मैन 1 का। ये रेफरेंस फ्रेम हुआ किसका? मैन 3 का। तो रेफरेंस फ्रेम समझ में आपको क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया हुआ क्या होता है आपको? ठीक है, आपको समझ में आया रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि ट्रैजेक्टरी क्या होती है। पाथ या ट्रैजेक्टरी, पाथ या ट्रैजेक्टरी क्या होती है बेटा? ठीक है, पाथ और ट्रैजेक्टरी ये क्या होता है? ठीक है, पाथ का मतलब क्या होता है, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं पाथ की। जैसे मान लो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से इस लाइन पे मूव, इस कर्व पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे, तो इसकी ट्रैजेक्टरी है। ये क्या है? इसकी ट्रैजेक्टरी। हम क्या बनाएंगे? एक कर्व बनाएंगे, यहाँ एक लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक कर्व या फिर लाइन। पार्टिकल हो सकता है लाइन पे मूव कर रहा हो, ठीक है ना, यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ है, यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ है। टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी क्या होती है बेटा? ट्रैजेक्टरी होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल ने
एक्चुअली में क्या किया, ट्रैवल किया। पार्टिकल ने जो एक्चुअली में पाथ ट्रैवल किया वो क्या होती है, ट्रैजेक्टरी होती है। क्या होती है बेटा, ट्रैजेक्टरी। हम क्या करते हैं, पार्टिकल की पोजीशंस दिखते हैं डिफरेंट टाइम पे, उनको एक स्मूथ कर्व से जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाती है, ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन देखी, यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ, एक स्मूथ लाइन से ड्रॉ कर दिया, क्या बन गई वो उसकी ट्रैजेक्टरी। ठीक है ना, ट्रैजेक्टरी समझ में आया वो क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोशन बेसिकली दो तरीके का होता है। मोशन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन। अगर पार्टिकल का पाथ या उसकी ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है तो कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर। मतलब ये कैसा मोशन है बेटा, जो भी हम मोशन स्ट्रेट लाइन पे पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएंगे। और जो मोशन किसी कर्व पाथ पे पढ़ेंगे, जो मोशन किसी कर्व पाथ पे पढ़ेंगे वो क्या कैसे मोशन कहलाएंगे, कैसे मोशन कहलाएंगे, कर्वीलिनियर मोशन कहलाएंगे। कैसे मोशन कहलाएंगे, कर्वीलिनियर मोशन कहलाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। एक बात और सुन लो, एक आप कई बार सुनते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम सुनोगे यहाँ पर बार बार कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल। ये क्या होता है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल को मानते हैं जिसकी पोजीशन, एक ऐसी चीज, एक ऐसा मैटर, स्मॉल पीस ऑफ मैटर, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ मैटर, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को स्मॉल पीस ऑफ मैटर हैविंग नो डायमेंशंस, जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी, जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे, क्या मानेंगे, लेकिन क्या होगी उसके पास, बट हैव पोजीशन, बट हैव पोजीशन, पोजीशन होगी उसके पास। पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास पोजीशन होगी, या जो पार्टिकल होगा उसके पास पोजीशन होगी, लेकिन उस मैटर के पास कोई डायमेंशन नहीं होंगी। मतलब वो बिल्कुल जीरो साइज का होगा। किस साइज का होगा, जीरो साइज का। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज का होगा, वेरी स्मॉल साइज, कंपेरेबल टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, कंपेरेबल टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, मान लो एक पेंडुलम, बचपन में हमने पढ़ा होगा, ये पेंडुलम होता है ना, ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ये क्या है, बॉब। तो पेंडुलम की लेंथ के सामने, पेंडुलम की लेंथ के सामने इस बॉब का साइज क्या है, नेग्लिजिबल। इस बॉब का साइज क्या है बेटा, नेग्लिजिबल। पेंडुलम की लेंथ के सामने, जो स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग है ना, धागा है ये, जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ के सामने जो ये बॉब है उसकी जो साइज है वो कितना है, लगभग जीरो है। तो इस बॉब को मैं पार्टिकल मान सकता हूँ, इस बॉब को मैं पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल और समझो, मान लो किसी सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, कोई प्लैनेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो प्लैनेट को मैं क्या मान सकता हूँ, पॉइंट साइज मान सकता हूँ। क्यों, अगर ये डिस्टेंस, क्योंकि मुझे पता है सन से प्लैनेट तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, सन से प्लैनेट तक की दूरी के सामने इस प्लैनेट का साइज क्या मान सकता हूँ मैं, बहुत छोटा मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसको कहते हैं। तो अब जो भी बातें होंगी पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होंगी। ठीक है ना, कि एक पार्टिकल इज मूविंग, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, आपको समझ में आ चुका अच्छे से। ठीक है, मैं आपको पाथ के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ इम्पोर्टेंट, कि पाथ भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर जाता है। पाथ भी किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, समझाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो कि ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है। क्या है ये, ट्रेन का कंपार्टमेंट। ये आदमी है, मैन है। ठीक है, मैन ने ये इसके हाथ में बॉल थी। क्या है इसके हाथ में, पॉइंट साइज बॉल है मैन के हाथ में। ठीक है ना, मैन के हाथ में क्या है, ये बॉल है। इसने इस बॉल को रिलीज किया तो ये बॉल ऐसे आएगी, सबको पता है ट्रेन के अंदर बॉल ऐसे ही आएगी। ट्रेन चल रही है बेटा आगे, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट चल रहा है मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बॉल का पाथ क्या होगा, बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। बॉल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। किसके रिस्पेक्ट में, इस मैन के रिस्पेक्ट में, मैन 1 के रिस्पेक्ट में जो बॉल का पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है,
जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, मैन 2 ऑन प्लेटफॉर्म, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस मैन पाथ ऑफ बॉल इज नॉट स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ बॉल इज नॉट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बॉल के पास ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी है इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में बॉल के पास आगे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, समझ रहे हो मेरी बात? और नीचे तो ग्रेविटी की वजह से आ ही रही है बॉल, तो इसके रिस्पेक्ट में पाथ होगा ऐसा। मैन 2 के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा। और मैन के 1 के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा होगा? ऐसा। तो ये मैन 1 के रिस्पेक्ट में पाथ हुआ, ये मैन 2 के रिस्पेक्ट में पाथ हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? मैन 2 के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा है बॉल का? कर्वी लीनियर। कैसा पाथ है? कर्वी लीनियर। लेकिन मैन 1 के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे मैन 1 के रिस्पेक्ट में तो बॉल के पास स्पीड है, बिल्कुल है, लेकिन फिर मैन के पास भी तो है 20 किलोमीटर पर आवर। मैन 1 के रिस्पेक्ट में अगर बॉल के पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आगे की तरफ से रफ्तार है, तो मैन के पास खुद के पास भी तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आगे की तरफ, ठीक है? तो मैन को बॉल आगे की तरफ जाती हुई नजर ही नहीं आएगी, मैन को सिर्फ बॉल गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन इस मैन के रिस्पेक्ट में बॉल को पढ़ रहे हैं आप, किसको पढ़ रहे हो? बॉल को पढ़ रहे हो। तो बॉल के पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आगे की तरफ, और बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आ रही है, तो कुछ पाथ बॉल का ऐसा होगा, कर्वी लीनियर होगा। कैसा होगा? कर्वी लीनियर होगा। तो पाथ भी किस पे डिपेंड कर जाता है भाई? पाथ भी किस पे डिपेंड कर जाता है? ऑब्जर्वर पे, ठीक है ना? किस पे डिपेंड कर जाता है? ऑब्जर्वर पे। समझ में आ गया होगा? ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ बुक्स में से लिखा होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है बेटा। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है। हाँ जी, डिस्टेंस क्या होता है बताओ? सभी बच्चों को पता है डिस्टेंस के बारे में, बहुत चीज़ें पढ़ रखी हैं। क्या पढ़ रखा है डिस्टेंस के बारे में? इट इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड। इट इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ये एक्चुअल पाथ होता है जो कोई भी पार्टिकल कवर करता है या कोई भी बॉडी कवर करती है, ठीक है? और स्केलर होता है, वेक्टर होता है डिस्टेंस? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, और इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता कभी भी डिस्टेंस। ज़ीरो हो सकता है, इट कैन बी ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सही बात है। जीरो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे, तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, तो जीरो हो गया। नेगेटिव कभी नहीं होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सबको पता है ये बात? डिस्टेंस टाइम के साथ साथ हमेशा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, लेकिन कभी घटता नहीं है। इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ साथ कभी भी डिस्टेंस घटता नहीं है। टाइम के साथ साथ कभी भी डिस्टेंस घटता नहीं है। सही बात है, कोई दिक्कत? पक्की बात? इट इज़ एक्चुअल पाथ कवर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, एस वर्सेस टी, एस टी समझ आ गया? डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ भी कर्व दे रखा है मान लो, ठीक है? तो क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि ये कर्व पॉसिबल है, ये कर्व पॉसिबल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता है। और कारण, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ा, बढ़ने के बाद इसके बाद डिस्टेंस टाइम के साथ घटा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस तो कभी भी टाइम के साथ घटता नहीं है। डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ता जाता है, हमेशा बढ़ता जाता है। या कांस्टेंट हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए तो, या क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट किस पे आ जाए? रेस्ट पे आ जाए तो। डिस्टेंस के बारे में समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक्चुअल पाथ नहीं होता। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। इट विल डिपेंड ओनली ऑन, इट विल डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है हमेशा? सिर्फ ये डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है हमेशा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो बेटा एक पार्टिकल मेरा यहाँ था एक्स वाई प्लेन में, और थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया और इस रास्ते से आया, इस रास्ते से मेरा पार्टिकल ए से बी पोजीशन पे आया। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है ये, और डिस्प्लेसमेंट ये है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड तो होगा ही। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब हमें समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी जीरो तो हो सकता है अगर पार्टिकल चले ही ना, पॉजिटिव हो सकता है डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो, या पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो। नेगेटिव भी हो सकता है अगर डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गई? इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो पार्टिकल मेरा ओ से ए गया। कहाँ से कहाँ गया? ओ से ए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट मान लो ये मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। ओ से ए गया मेरा पार्टिकल। हाँ, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 2 मीटर। कितना ट्रैवल किया? 2 मीटर। ओ से गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी करी? डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर करी। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 2 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर तो है ही है, साथ साथ लिखोगे आई कैप है एक्स एक्सिस में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस वेक्टर। क्या है? 2 मीटर, लेकिन किस में? आई कैप। यहाँ आप खाली 2 मीटर दिखा रहे हो, यहाँ आप खाली क्या दिखा रहे हो? 2 मीटर दिखा रहे हो ओ से ए, ठीक है। अब ओ से ए गया, फिर ए से ओ आया दोबारा, मतलब पार्टिकल ओ से ए गया और ए से ओ आया। हाँ जी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ओ से ए गया 2 मीटर और ए से ओ आया 2 मीटर, तो कितना मीटर ट्रैवल किया? डिस्टेंस 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की? सबसे पहले गया ओ से ए, तो कितना गया? 2 आई कैप। कितना? 2 आई कैप। फिर ए से जब ओ आया तो डायरेक्शन ए से ओ आने के लिए इधर हो गई ना, डायरेक्शन क्या हो गई? इधर हो गई, ए से ओ। तो कितना हुआ? प्लस माइनस 2 आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। सही बात है। डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो हुआ, देखो 0 भी हुआ, देखो ना, ए से ओ आते हुए तो नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव भी हुआ ओ से ए आते हुए, और 0 भी हुआ ओ से ए और ए से ओ पूरे ट्रिप में, ठीक है ना। क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, इट कैन डिक्रीज विद टाइम, ये टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, देखो कर ही रहा है। जैसे मैं बात करूं, मान लो ए ओ से ए पहुंचा 2 सेकंड में, ठीक है, ओ से ए पहुंचा 2 सेकंड में, और ए से ओ दोबारा कितने में पहुंचा? 2 सेकंड में पहुंचा, फर्ज किया, ठीक है। अब ए से ओ से जब ए गया तो 2 सेकंड, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है 2 मीटर, ठीक है। फिर ए से ओ आता है जब टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड, 4 सेकंड में 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब
टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करा ना, इट कैन डिक्रीज विद टाइम, इट कैन डिक्रीज विद टाइम। सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बहुत बेसिक सी बातें यार, सब पढ़ रखा है आपने 9th 10th में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में आपको मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाता हूँ। आपको मेरे को बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं होप करता हूँ सभी बच्चे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। मान लो कि ये आर्क है, क्या है ये आर्क, ऐसे समझो ये आर्क है, ये O है, ये रेडियस है R, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। पार्टिकल गया A से B, ऐसे ऐसे गया पार्टिकल, ठीक है। आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ आर्क लेंथ, ये आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको फिर से बता दूं, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, जो ये एंगल बनता है वो इंटू रेडियस, इंटू रेडियस। तो कितना हुआ आर्क लेंथ, आर थीटा। डिस्टेंस कितना हुआ, आर थीटा। कितना हुआ, आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, अच्छा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई, सबको पता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर आप किसी सर्कल पे अगर आप कोड ड्रॉ करते हो और सेंटर से उस कोड पे परपेंडिकुलर गिराते हो तो बाइसेक्ट करता है, क्या करता है वो, बाइसेक्ट। तो ये आर होगा, ये एंगल कितना होगा, अच्छा ये बताओ, थीटा बाई 2 होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो कितना होगा, थीटा बाई 2। चलो तो अगर मैं बात करूँ ये ओ ए सी मान लो इसको, ए सी लेंथ, ए सी लेंथ अपॉन ए ओ लेंथ, ए सी अपॉन ए ओ, क्या बेटा साइन थीटा बाई 2 होगा क्या नहीं होगा, बताओ, बिल्कुल होगा। तो ए सी कितना होगा, ए ओ यानी आर साइन थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी आर साइन थीटा बाई 2, ये आर साइन थीटा बाई 2 है, तो कितनी होगी 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्टेंस कितना होगा, आर थीटा होगा। डिस्टेंस कितना होगा, आर थीटा होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है, छोटा सा एग्जांपल था, आसान एग्जांपल, सबको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक नोट डाल के एक चीज़ लिखवाता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स के बारे में, कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। कोई शक वाली बात नहीं है, हम बढ़ चुके हैं ये बात, अभी मैंने आपको सिखाया भी है एग्जाम्पल देके, ठीक है। इसको नोट डाल के ध्यान रखेंगे हमेशा आप। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर एक्चुअल पाथ सबसे छोटा भी क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ ही तो हो सकता है बेटा। 2 पॉइंट्स के बीच में आप ऐसे ही तो जा सकते हो सबसे छोटे तरीके से, तो मान लो ऐसे ही गए, एक्चुअली भी ऐसे ही गए तो डिस्टेंस बराबर हो गए। नहीं तो आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, तो बड़ा ही होगा हर बार, हर बार क्या होगा, बड़ा ही होगा। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बात करते हैं हम स्पीड की। किसकी बात करते हैं, स्पीड की। जब हम बात करते हैं स्पीड की, अब स्पीड पढ़ने से पहले होता क्या है, पहली बात तो स्पीड होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में चेंज, डिस्टेंस के चेंज होने का रेट स्पीड होता है। डिस्टेंस के चेंज होने का रेट क्या होता है, स्पीड होता है, पहली बात, ठीक है। स्पीड हम पढ़ते हैं 2 तरीके से हैं, या तो हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, या हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, और या हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसी स्पीड पढ़ते हैं,
इंस्टेंटेनियस। तो यहीं पर ही बता देता हूँ मैं थोड़ा दूर करके इसको, आपको अच्छे से समझ में यहीं पर ही आ जाएगा। यहाँ हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटा, चलो तो ग्राफिकल अप्रोच से समझते हैं इस चीज़ को। मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। कैसा ग्राफ दे रखा है? डिस्टेंस टाइम। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा ही, कभी घटेगा तो नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो, ठीक है। और यहाँ भी मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ले लिया। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। मान लो यहाँ से यहाँ तक की बात, इस समय से लेकर इस समय तक, यानी यहाँ इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, तो ये टाइम डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा टी। कितना हुआ? डेल्टा टी। अच्छा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना हुआ? डेल्टा एस। कितना हुआ? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक सीकेंड ड्रॉ करी इस कर्व पर। क्या ड्रॉ करी? सीकेंड ड्रॉ कर ली बेटा, सीकेंड ड्रॉ। तो इस सीकेंड के जो स्लोप है, इस सीकेंड का जो स्लोप है वो ये है, थीटा एंगल ये है। स्लोप ऑफ सीकेंड ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ इस कर्व के सीकेंड का स्लोप कितना है? इस कर्व के सीकेंड का स्लोप है बच्चे tan थीटा। कितना है? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई? थीटा ये है तो थीटा ये है, tan थीटा की वैल्यू हुई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है बेटा? स्पीड होता है, लेकिन ये स्पीड होगी एवरेज स्पीड। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? क्या बताया था बताओ? कि सीकेंड का स्लोप क्या देगा? एवरेज। सीकेंड का स्लोप क्या देगा? हमेशा एवरेज। एवरेज दे रहा है देखो, इस समय से लेकर इस समय तक, t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक, और ये s1 डिस्टेंस से लेकर s2 डिस्टेंस तक। क्या दे रहा है? एवरेज दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ये एवरेज स्पीड होगी। क्या हो गई? एवरेज स्पीड। अच्छा, यूनिट क्या बनी? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्या बनी? मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बात बताओ, ये ग्राफ कभी थीटा ऑब्ट्यूज हो सकता है? कभी भी थीटा ऑब्ट्यूज हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। थीटा कैन नेवर बी ऑब्ट्यूज। थीटा कैन नेवर बी ऑब्ट्यूज, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज होने के लिए, थीटा को ऑब्ट्यूज होने के लिए डिस्टेंस को टाइम के साथ घटना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। इस वजह से थीटा कैन नेवर बी ऑब्ट्यूज। थीटा कभी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कर्व का बनेगा। अगर मैं बना के दिखाऊं, अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है बेटा, तो कर्व ऐसा होना चाहिए, तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। बोलो, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस घट रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब थीटा कभी भी ऑब्ट्यूज पॉसिबल नहीं है। थीटा कभी भी ऑब्ट्यूज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्लोप सीकेंड कर्व का, कभी भी सीकेंड ऑफ कर्व का जो स्लोप है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, स्पीड टाइम के साथ घट सकती है। स्पीड टाइम के साथ घट सकती है। स्पीड कैन डिक्रीज विद टाइम। स्पीड कैन डिक्रीज विद टाइम। ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सही। अरे ऐसा तो हो सकता है ना, पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, फिर 1 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। टाइम के साथ साथ स्पीड तो घट सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया एवरेज स्पीड क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड चाहिए। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो क्या करोगे आप? मैंने आपको बताया था, छोटा सा इसके बगल में बिल्कुल छोटा सा dt टाइम ले लो। क्या ले लो? बिल्कुल बगल में dt टाइम एक्स्ट्रा ले लो। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? dt ले लिया बेटा। बोलो, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हुआ? t। मैंने कहा t प्लस dt लगभग सेम टाइम ही है, इंस्टेंटेनियस ही बोलते हैं उसको।
फिर से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, कर लिया, स्लोप बनाओ, तो ये क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। कौन सा कर्व, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व। तो अगर ये थीटा है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये देखो छोटी सी ट्रायंगल बन रही है आपकी, दिख रही है छोटी सी ट्रायंगल। इस छोटी सी ट्रायंगल को मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये होगा ds, क्या होगा ds, ये होगा dt। तो भाई ये एंगल तो थीटा है ना, तो tan थीटा कितना आएगा, जल्दी बोलो, ds बाई dt। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज व्हाट, ds बाई dt। तो ये डिस्टेंस क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, क्या हो गई, स्पीड। लेकिन कौन सी स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसी स्पीड हो गई, v इंस्टेंटेनियस। और ये क्या है, ये है v एवरेज, v एवरेज, और वो क्या है, v इंस्टेंटेनियस। तो टेंजेंट का कर्व, टेंजेंट अगर मैं किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या देने वाला है, उस टेंजेंट का स्लोप क्या देने वाला है, जल्दी बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो पॉइंट्स, दो टाइम्स के बीच में अगर मैं सीकेंट ड्रॉ करूंगा कर्व पर, तो उसका स्लोप क्या देगा, एवरेज स्पीड। क्या देगा उसका स्लोप, एवरेज स्पीड। फिर से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन आल्सो नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ, डिक्रीज नहीं होगा तो कभी भी एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा नहीं, एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा नहीं तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सभी बच्चों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की। चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। हेडिंग डालो वेलोसिटी। इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट। इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज व्हाट, velocity is, it is rate of change in displacement with respect to time, with respect to time। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने करा, फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया। क्या ग्राफ लिया, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफिकल अप्रोच से फिर से दो तरीके से पॉसिबल है वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी, कैसे पॉसिबल है, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझो इस बात को, अच्छे समझो, है ना। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया। कैसा ग्राफ लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ ऐसा हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। मैंने दो पॉइंट पढ़ लिए, एक ये पढ़ लिया और एक ये पढ़ लिया। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कोई दो पर्टिकुलर टाइम पढ़े। ये डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S1 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, S2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं। कर ली। तो बेटा ये कितना आ गया, मुझे ये बताओ, ये कितना आ गया, डेल्टा S। ये कितना आ गया, डेल्टा टी। ये कितना आ गया, थीटा। तो ये भी कितना आ गया, थीटा। सेम ही तो है यार, कुछ फर्क ही नहीं है, सिर्फ हल्का सा फर्क है। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम था, वो डिस्टेंस टाइम था, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम बना रहे हैं, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ
सीकेंट ऑफ कर्व, बोलो जी, tan थीटा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर लगा सकते हो, तो इसमें वेक्टर लगा दो, ठीक है ना यार, डिस्प्लेसमेंट है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा सकते हो। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ कर्व। सिमिलरली यहाँ पर स्लोप ऑफ सेम है, बता नहीं रहा मैं इसलिए, आप समझ चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहा हूँ इसकी जगह में, वर्सेस टाइम कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि फिर से स्लोप क्या आएगा, tan थीटा आएगा, जो कि क्या होगा, ds वेक्टर बाई dt, और वो क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ds वेक्टर बाई dt, और एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा s वेक्टर बाई डेल्टा t, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है, इसीलिए वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, चलो इस बात को, अब आपके लिए समझ में आई क्यों का होगा आपको, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं इस बात को। जैसे मान लो कि मेरा पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करता है, कैसे मूव करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये मान लो ऑब्जर्वर है, ये क्या है ऑब्जर्वर, ये क्या है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये क्या है इनिशियल पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ये हुआ आगे नहीं हुआ बेटा, बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ, जल्दी बोलो। ये एस वेक्टर कितना हुआ, ट्रायंगल रूल लगा दो, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। तो एस वेक्टर कितना हुआ, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, यही तो हुआ डेल्टा एस वेक्टर। अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में चेंज इतना ही तो आया, और ये चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम में आया, मान लो डेल्टा टी टाइम में आया, कितने टाइम में आया, इन डेल्टा टी टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होगी। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप साफ साफ बोलोगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्योंकि देखो डेल्टा टी तो स्केलर नंबर है ना, तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इट इज ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ चुका होगा, मतलब डेल्टा एस वेक्टर इज पैरेलल टू एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एस वेक्टर और एवरेज वेलोसिटी पैरेलल होंगे, यानी एवरेज वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। समझ में आई बात, सही है। और पार्टिकल मेरा एक्चुअली मान लो ऐसे मूव किया था, ऐसे मूव किया था, तो दिस आर्क लेंथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज व्हाट, एवरेज स्पीड, इज व्हाट, एवरेज स्पीड। समझ में आ चुका अच्छे से, कोई दिक्कत, पक्का, एवरेज वेलोसिटी समझ में आया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझना हो तो मान लो पार्टिकल इस पे चल रहा है और ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है,
कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ पहुँचा dt टाइम में, मान लो ऐसे समझो कि dt टाइम में मेरा पार्टिकल यहाँ था और dt टाइम में मेरा पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो डिस्टेंस यही हुआ, डिस्प्लेसमेंट यही हुई कि नहीं हुई बेटा, ds वेक्टर। अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट यही तो हुई, तो ds वेक्टर अपॉन dt क्या हुई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ये क्योंकि बहुत छोटा है ना यार, तो लगभग v इंस्टेंटेनियस यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। ये ds बहुत छोटा है ना, ये ऐसे था ds, ऐसे समझो, ये है ds वेक्टर, ये है ये छोटा सा ds वेक्टर है बेटा। ये तो काफ़ी बड़ा बना के दिखा दिया ना मैंने आपको। रियलिटी में तो ऐसे ही है, बहुत छोटा है, रियलिटी में तो बहुत छोटा है ना। तो ds वेक्टर इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ds वेक्टर इज व्हाट, अलोंग इंस्टेंटेनियस स्पीड। ds वेक्टर इज पैरेलल टू v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं लगभग बराबर होता है ना। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूं, देखो आर्क लेंथ के चेंज होने का रेट है, आर्क लेंथ के जो चेंज होने का रेट है वो किसका रेट है, वो है एवरेज, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, आर्क लेंथ के। और डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ लगभग सेम नहीं हो जाएंगे क्या मैग्नीट्यूड में। अगर मैं छोटे एंगल की बात करूं, फॉर स्मॉल एंगल अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट is considered as equal। छोटे एंगल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है बेटा, लगभग, है ना। क्यों? थोड़ा और वैसे बता ही दिया, मैं एक बार थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो ध्यान से देखो इधर, मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करा, तो आप सबको पता है ये तो हुआ डिस्टेंस और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। सबको दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सबको पता है डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से क्योंकि ये एंगल बड़ा था, क्योंकि एंगल क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा एंगल हो जाएगा, तो लगभग यही डिस्टेंस हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फॉर स्मॉल एंगल्स। देखो ना बेटा, फॉर स्मॉल एंगल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल ना, ठीक है ना। आर्क लेंथ जो होगी वो लगभग इन दोनों पॉइंट्स के लगभग बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये भी मैंने काफ़ी बड़ा एंगल ले लिया। रियलिटी में तो बहुत छोटा एंगल है ना यार, इसको बहुत छोटा करते जाओगे, बहुत छोटा कर दोगे तो लगभग आर्क की लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड में बराबर, क्या हो जाएंगी, बराबर, ठीक है। इस पॉइंट को हम आगे जाके यूज़ भी करेंगे सर्कुलर मोशन में, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं इस पॉइंट को, और ठीक है कि इस पॉइंट से क्या निकालना चाह रहे हैं हम, तो आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो आपने अब पढ़ लिया है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको समझ में आ चुका है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। किसी पार्टिकल के किसी ऑब्जेक्ट के या पार्टिकल के या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के रेस्ट में मोशन में होने का
कैसे पता चलता है? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पता लगता है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम पता चलता है हमेशा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन और फिर टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और कई सारी कैटेगरी, फिर ग्राफिकल अप्रोच, काफ़ी कुछ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।